वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। तो दोस्तों, आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में समझेंगे और हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल इसी चेकलिस्ट के ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन से लेकर ग्लोबल समिट्स तक कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। ओके, सो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले आखिर ये बायोडाइवर्सिटी चीज है क्या? लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। तो सिंपल वर्ड्स में अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वेराइटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये टर्म बायोडाइवर्सिटी इसको पॉपुलराइज किया था एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये बेसिकली 3 अलग अलग लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। पहला है जेनेटिक, दूसरा है स्पीशीज और तीसरा है इकोलॉजिकल। चलो एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सोचो, एक ही स्पीसीज के अंदर जीन्स के लेवल पर कितनी सारी वैरायटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयाज में एक प्लांट मिलता है राउवल्फिया वोमेटोरिया। ये प्लांट एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है रिजरपिन, और अलग अलग प्लांट्स में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। और डेटा पर ध्यान दो, इंडिया में राइस के 50,000 से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं और आम के 1,000 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। सेकेंड लेवल इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये आसान है, मतलब अलग अलग स्पीशीज की वैरायटी। जैसे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में एम्फीबियंस की बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं। और थर्ड लेवल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब इकोसिस्टम की वैरायटी। इंडिया में देखो, डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट्स भी हैं, मैंग्रोव्स भी हैं, इतने सारे अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। इसीलिए इंडिया की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी नॉर्वे जैसे कंट्री से कहीं कहीं ज्यादा है। और एक अमेजिंग फैक्ट, इंडिया के पास अर्थ का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, पर यहां वर्ल्ड की 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है। समझ आ रहा है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, अर्थ पर टोटल हैं कितनी स्पीशीज? देखो, IUCN के हिसाब से अब तक 1.5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा स्पीशीज हमने रिकॉर्ड की हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आपको याद रखना है वो है रॉबर्ट मे का साइंटिफिक एस्टिमेट। उनके अकॉर्डिंग अर्थ पे रफली 7 मिलियन स्पीशीज हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दो, एग्जाम्स में ये 7 मिलियन वाला फिगर ही पूछा जाता है। अब अगर हम अर्थ की सारी स्पीशीज को एक साथ रखें तो कैसा दिखेगा? इस चार्ट को देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनिमल्स का डोमिनेंस साफ दिख रहा है। टोटल स्पीशीज का मोर देन 70% सिर्फ एनिमल्स हैं। प्लांट्स, जिसमें फंगी और एल्गी भी आ गए, वो है अराउंड 22%। और अब आती है सबसे सरप्राइजिंग बात, वो जो 70% एनिमल्स हैं ना, उनमें से भी 70% सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। मतलब हर 10 जानवर जो आप देखते हो उसमें से 7 कीड़े मकोड़े हैं। इज़न्ट दैट क्रेजी? यही रीजन है कि इंसेक्ट्स को अर्थ का सबसे स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप माना जाता है। अब इतना सारा डेटा याद कैसे रखें? डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास सिंपल ट्रिक्स हैं। मेमोनिक्स। यहां ध्यान दो, वर्टिब्रेट्स का ऑर्डर याद रखने के लिए है FB RAM। सबसे ज्यादा फिशेस, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और सबसे कम मैमल्स। और इनवर्टिब्रेट्स के लिए निमोनिक है IAMC। सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, फिर मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस और फिर अदर एनिमल ग्रुप्स। इजी राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डाइवर्सिटी हमारे प्लैनेट पर कैसे स्प्रेड आउट है। ऐसा क्यों है कि कुछ जगह बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं और कुछ जगह बहुत कम? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसे कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। इस ग्राफ को ही देख लो। कोलंबिया, जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है, वहां 1400 बर्ड स्पीशीज हैं। इंडिया, जो ट्रॉपिक्स में है, वहां अराउंड 1200। और ग्रीनलैंड, जो पोल के पास है, वहां सिर्फ 56। कितना बड़ा डिफरेंस है हेमा? तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या खास है? ये एक क्लासिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, ट्रॉपिक्स मिलियंस ऑफ सालों से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। दूसरा, वहां का एनवायरनमेंट काफी कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल रहता है, ज्यादा मौसम नहीं बदलते। और तीसरा, वहां सोलर एनर्जी यानी धूप बहुत ज्यादा आती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तीनों पॉइंट्स असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसको प्रपोज किया था एक ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वर्न हम्बोल्ट ने। उनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था।
आप जितना बड़ा एरिया एक्सप्लोर करोगे आपको उतनी ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी, पर हाँ एक लिमिट तक। इस रिलेशनशिप को इस फेमस इक्वेशन से दिखाते हैं, S = CA⁴Z। यहाँ S है स्पीशीज रिचनेस और A है एरिया। अब वो पहले वाला ग्राफ एक कर्व था, उसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे एक लॉग स्केल पर प्लॉट कर दिया। और देखो, जैसे ही लॉग लगाया अचानक से एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। इससे एनालाइज करना कितना आसान हो गया, राइट? तो लॉग स्केल पर इक्वेशन बन जाती है, log S = log C + Z log A। और इस लाइन का जो स्लोप है वही है Z, जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो हमने पैटर्न समझ लिए, पर ये डाइवर्सिटी जरूरी क्यों है? वेल, हाई डाइवर्सिटी से इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसीलिए इसका लॉस एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे सीरियस एस्पेक्ट की, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे हैं 4 बड़े विलन्स। इनको हम कहते हैं द इविल क्वार्टेट। ये 4 हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स एंड को एक्सटिंक्शंस। और इनमें से जो नंबर 1 विलन है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं एलियन स्पीशीज पे, यानी ऐसी स्पीशीज जो बाहर से आकर हमारे लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद करने के लिए एक मस्त निमोनिक है, नेपाल। N से नाइल पर्च, EPL से इकॉर्निया, पार्थेनियम और लैंटाना, और A से अफ्रीकन कैटफिश। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ दुख की बात, वो स्पीशीज जो हम हमेशा के लिए खो चुके हैं। इनमें आते हैं डोडो, क्वागा, थाइलेसीन और स्टेलर सी काओ। और इनके अलावा टाइगर की 3 सब स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इनके नाम याद रखने के लिए निमोनिक है JCB, जावान, कैस्पियन और बाली। इस लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली, बट अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को बचाएं तो क्यों बचाएं और कैसे बचाएं? चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। कंजर्वेशन के बेसिकली 2 मेन तरीके हैं। एक है इन सिटू, यानी ऑन साइट, जहां है वही बचाओ। टाइगर को बचाना है तो पूरा जंगल बचाओ। इसमें आते हैं हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज और सेक्रेड ग्रोव्स। दूसरा है एक्स सिटू, यानी ऑफ साइट। अगर कोई जानवर बहुत खतरे में है तो उसे उसके घर से निकालकर एक सेफ जगह जैसे जूलॉजिकल पार्क या सीड बैंक में रखो। सिंपल है ना? इन सिचू में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट्स का। हॉटस्पॉट बनने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली, वहां स्पीशीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी, वहां एंडेमिज्म हाई होना चाहिए। एंडेमिज्म मतलब ऐसी स्पीशीज जो बस वहीं मिलती हैं और पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इंडिया में हमारे पास ये 3 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालयाज। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया मिलकर इस पे काम कर रही। 2 मेजर ग्लोबल इवेंट्स आपको याद रखने हैं। पहला 1992 में द अर्थ समिट, जो रियो डे जनेरो में हुआ था, और दूसरा 2002 में द वर्ल्ड समिट, जो जोहानिसबर्ग में हुआ, जहां 190 देशों ने बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने का प्लेज लिया था। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारे सारे निमोनिक्स का। ये आपका एग्जाम टूलकिट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। वर्टिब्रेट्स के लिए FB-RAM, इनवर्टिब्रेट्स के लिए IMCO, एलियन स्पीशीज के लिए नेपाल, एक्सटिंक्ट टाइगर्स के लिए JCB और इन सिटू साइट्स के लिए HBNWS। गॉट इट? तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो।